से होती है, जहां अजीबोगरीब दिखने वाले कुछ गुंडे अपने ही एक साथी को बुरी तरह मार रहे थे और इस आदमी का नाम जैक था, जिसका बस इतना कसूर था कि उसे पेबैक नाम के जिस आदमी को मारने के लिए भेजा गया था उसकी जगह गलती से ये आदमी उसकी बेटी को मार आया था। बस इसी की सजा इसके साथी इसे दे रहे थे। तभी वहां पीछे से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज आने लगती है, जिन्हें चलाने वाला कोई और नहीं खुद पेबैक था। वो यहाँ अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आया था और इस हमले में वो आधे से ज्यादा गुंडों को गोलियों से भून देता है, सिवाय 2 विलेन के, क्योंकि उनके पास बुलेट प्रूफ होने की ताकत थी जिससे उन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। इसलिए अब पेबैक और वो विलेन हाथों से ही लड़ाई करने लगते हैं। पेबैक अब किसी हथियार से नहीं बल्कि अपने हाथों से ही उनके शरीर की एक एक हड्डियां तोड़कर उन्हें मार डालता है और आखिर में वो अपनी बेटी के खूनी जैक को भी मौत की नींद सुला देता है। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर पुलिस आ जाती है और वो लोग पेबैक को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से कहानी पास्ट में कुछ वक्त पीछे चली जाती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि दुनिया में सब कुछ तहस नहस हो गया था और इसका कारण उस दौर में दुनिया भर के देशों के जंग में यूज किए गए न्यूक्लियर हथियार थे। इस खौफनाक घटना में लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और जो लोग खुशकिस्मती से जिंदा बच गए थे उन्हें रेडिएशन के चलते अजीबोगरीब बीमारियों का मुंह देखना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों पर इस रेडिएशन का असर इतना गहरा पड़ा कि उनके अंदर सुपरनैचुरल पावर आ गई। बस इसी ताकत की बदौलत ये लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके दुनिया में बची सभी जरूरत की चीजों को हथियाने में लगे थे, जिससे आम इंसान के साथ साथ सरकार भी परेशान हो गई थी। और इन खूंखार अपराधियों को रोकने के लिए सरकार ने एक खास तरह की सैंट टिबूरॉन नाम की सुपर पावर जेल बनाई, जहां केवल इन्हीं सुपर पावर वाले विलन्स को रखा जाता था। अब क्योंकि पेबैक ने भी अभी तक 50 से ज्यादा लोगों को मारा था, इसलिए कोर्ट ने उसे भी सैंट टिबूरॉन जेल में बंद करने का आदेश सुना दिया था। इसी दौरान हम टीवी पर वार्डन डेविलिन नाम के एक आदमी की खबर सुनते हैं, जो इसी सैन तिबुरन जेल का सुपरिंटेंडेंट था। और डेविलिन के बारे में ये अफवाह थी कि वो एक नंबर का लालची और धोखेबाज आदमी था। कहा तो ये भी जाता है कि डेविलिन अपने कैदियों को जेल से भगाने के सपने दिखाता है, इसके बदले वो उनसे ढेर सारे पैसे ऐंठता है और फिर उनकी हर मुमकिन मदद भी करता है। लेकिन आज अपने एक इंटरव्यू में डेविलिन खुद के ऊपर लगे इन सभी आरोपों को झुठलाता है। उसका तो ये कहना था कि जब तक वो जिंदा है उसके रहते हुए कोई भी कैदी भाग नहीं सकता। इसके बाद उन सभी कैदियों को सैन तिबुरन जेल के अंदर लाया जाता है, जहां पेबैक को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे उसे किसी बात का अफसोस हो। मानो वो तो बस अपना बदला लेने के लिए आया था और ज्यादा से ज्यादा सुपर नेचुरल विलन्स को मारना चाहता था। इन्हीं कैदियों में डिएगो नाम का एक सीधा साधा मुजरिम भी होता है, जिसके पास वैसे तो सभी की तरह एक अनोखी सुपर पावर थी, लेकिन वो इससे किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि डिएगो सिर्फ लोगों की फीलिंग्स जैसे दुख दर्द को महसूस कर सकता था। फिर इन सभी कैदियों को एक कतार में खड़ा करके उनकी पावर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद उनके पैरों में एक खास तरह का डिवाइस पहना दिया जाता है, ताकि वो चाहकर भी अपनी पावर का सेल में इस्तेमाल न कर सकें और सिक्योरिटी जब चाहे उन्हें मोबाइल से कंट्रोल कर सके। वहीं अब सभी लोग जेल के ग्राउंड में पहुंचते हैं, इस्तेमाल न कर सकें और सिक्योरिटी जब चाहे उन्हें मोबाइल से कंट्रोल कर सके। वहीं अब सभी लोग जेल के ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहां पर पेबैक का इंतजार डायमंड जिम नाम का एक कैदी बहुत बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि पेबैक ने जिस जैक को बीती रात मारा था वो कोई और नहीं जिम का सगा भाई था। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और पेबैक जिम पर बुरी तरीके से भारी पड़ रहा था और उसका काम तमाम करने ही वाला होता है कि तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर रोक लेते हैं। फिर एक फीमेल गार्ड रिया आकर पेबैक को खूब मारती है और आखिर में उन दोनों को मरहम पट्टी के लिए जेल के क्लिनिक में लेकर जाती है। इसी बीच डिएगो की मुलाकात गॉर्डन नाम के एक ऐसे कैदी से होती है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर है, और तो और वो उसे ये भी बताता है कि इस जेल का वो सबसे पहला कैदी है। साथ ही साथ गॉर्डन उसे जेल के कायदे कानून भी समझा देता है। तभी डिएगो उससे इस जेल के सबसे खतरनाक कैदी लोभ के बारे में पूछता है, जो इतना ताकतवर था कि वो किसी के भी दिमाग पर चुटकियों में काबू पा सकता था और फिर उन्हें सुइसाइड करने पर मजबूर भी कर देता। ऐसे में गॉर्डन उसे लोभ से दूरी बनाए रखने की सलाह देता है, क्योंकि लोभ को अपने शिकार को मजबूर करके मारने में बहुत मजा आता है। उसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लोभ को दिखाया जाता है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। वहीं डेविलिन उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। डेविलिन उससे कहता है, कुछ ही दिनों में मेरी रिटायरमेंट होने वाली है और मैं चाहता हूँ रिटायरमेंट से पहले तुम जल्द से जल्द वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जिन्हें तुमने बैंक की चोरी में लूटे हैं। लेकिन लोभ इसके लिए उसे साफ साफ मना कर देता है, जिस पर डेविलिन उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। मगर लोभ को उसकी इन धमकियों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। खैर, दूसरी तरफ हम जेल का क्लिनिक देखते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर एलिजाबेथ पेबैक का इलाज कर रही होती है। इसी बीच वहाँ साफ सफाई करने के लिए डिएगो भी आ जाता है। अब क्योंकि डिएगो उस जेल में मौजूद सभी कैदियों में सबसे कम खतरनाक था, इसलिए उसे साफ सफाई का काम दे दिया था। डॉक्टर एलिजाबेथ को भी डिएगो
काफी पसंद आता है और वो उससे बातचीत करने लगती है। इसी दौरान डिएगो उनके सामने मौजूद एक बिना सिर वाले आदमी को देखकर दंग रह जाता है और पूछता है आखिर इसकी मौत कैसे हुई, जिस पर डॉक्टर बताती है ये मरा नहीं बल्कि अभी जिंदा है और इस खास तरह के कैदी के अंदर अपने शरीर के अंग को रीजनरेट करने की ताकत है। वो बस अपने ब्रेन को फिर से डेवलप कर रहा है, जो सुनकर डिएगो हैरान रह जाता है। फिर डॉक्टर एलिजाबेथ लोब का चेकअप करने के लिए दूसरे कमरे में जाती है कि तभी पीछे से पेबैक एलिजाबेथ पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और लोब को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक वहाँ डिएगो आ जाता है और वो पेबैक को पकड़कर पीछे से रोक लेता है, जिससे उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है और गार्ड्स आकर पेबैक को उसके सेल में वापस ले जाते हैं। अगले ही पल ये खबर जंगल में लगी आग की तरह जेल में फैल जाती है कि डिएगो नाम के एक कैदी ने लोब की जान बचाई है, इसलिए हर कोई उसकी वाहवाही कर रहा था। अब लोग उसे हीरो की नजरों से देखने लगे और तो और उसके साथ बैठकर खाना भी शेयर करने लगे थे। लोब भी डिएगो को अपने पास बुलाकर उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, जिससे डिएगो काफी खुश था क्योंकि वो हमेशा से लोब के करीब आना चाहता था, उसका दोस्त बनना चाहता था और आज उसका ये सपना पूरा होते हुए दिख रहा था। वहीं डेविलिन की महिला साथी इजाबेल को लोब से की गई उसकी डिमांड के बारे में पता चल जाता है। डेविलिन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है और इस बात को यहीं पर दबाने के लिए प्रमोशन का लालच भी देता है, लेकिन अगर उसने उसे फंसाने की कोशिश की तो इजाबेल को नौकरी से निकालने की धमकी तक दे डालता है। उधर बेचारे गॉर्डन को जेल में रहते हुए 10 साल पूरे हो चुके थे। इन 10 सालों में वो एक बार भी अपने परिवार से नहीं मिला था। उसने न जाने कितनी बार जमानत की दरख्वास्त भी की थी, मगर हर बार निराशा ही हाथ लगती है। हालांकि फिर भी गॉर्डन हार नहीं मानता और दोबारा से बेल के लिए अप्लाई करता है। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे जमानत मिल भी जाएगी, लेकिन जज के अजीबोगरीब सवालों से तंग आकर अचानक गॉर्डन को गुस्सा आ जाता है और वो कोर्ट को ही खड़ी खोटी सुनाने लगता है, जिससे उसकी बेल एक बार फिर से रिजेक्ट कर दी जाती है। इससे गॉर्डन बहुत दुखी होता है और अब खुद ही यहाँ से निकलने की प्लानिंग करने लगता है। तभी लोब का साथी रियो उसे एक धारदार चीज चुपके से पकड़ाता है, जिसकी बदौलत गॉर्डन अपने पैरों में लगे कंट्रोल डिवाइस को अनलॉक कर देता है और एक टेबल के ऊपर चढ़कर दीवार पर मौजूद इलेक्ट्रिक वायर से खुद को चार्ज करने लगता है। इसके बाद उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ने लगती है। हर तरफ करंट ही करंट था। वो एक गार्ड को वहीं बिजली के झटके से मार देता है और फिर पूरे जेल के इलेक्ट्रिक सिस्टम को तहस नहस कर देता है। इन सब के बीच जेल की लाइट चली जाती है और सभी कैदियों के कंट्रोल सिस्टम अनलॉक हो जाते हैं। डिएगो गॉर्डन को ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन गॉर्डन को अपने आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं देखते ही देखते जेल के सभी कैदी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। डेविलिन फौरन इजाबेल को जेल का जनरेटर ऑन करने का ऑर्डर देता है, जिसके कुछ ही मिनट बाद जनरेटर ऑन होता है और लाइट आ जाती है। सभी कैदियों को कंट्रोल डिवाइस से लॉक करके बारी बारी से इलेक्ट्रिक शॉक देकर शांत कराया जाता है, लेकिन गॉर्डन का अभी तक कोई पता नहीं था। इसी दौरान हम उसे जेल के क्लिनिक में देखते हैं, जहां से वो बाहर का नजारा देखकर खुश हो रहा होता है। वो सोच रहा था कि अगर वो आज बरी हो जाता तो कितना अच्छा होता। तभी पीछे से गार्ड रिया आकर उसे जान से मार देती है। आखिर उसी की वजह से तो जेल में ये अफरा तफरी मची थी। वहीं अब अगले दिन गॉर्डन की मौत की खबर मीडिया में फैल जाती है, जहां डेविलिन की इज्जत की काफी किरकिरी भी होती है। लेकिन इससे बड़ी बात ये थी कि इस पूरी घटना में 12 अन्य कैदी भी मारे गए थे, पर डेविलिन ने बड़ी ही चालाकी से इस बात को बाहर नहीं आने दिया। अब वो डिएगो से मिलता है और उसे पहले तो जेल का सबसे खतरनाक टॉर्चर चेंबर दिखाता है, जहां पर कैदी को इतना टॉर्चर किया जाता था कि उसकी हालत मौत से भी बदतर हो जाती थी। फिर वो डिएगो से लोब के बारे में पूछता है, क्योंकि डेविलिन को लगता था कि जरूर इन सब के पीछे लोब का हाथ है और वो जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन अफसोस उसे डिएगो से कुछ खास जानकारी नहीं मिलती और डेविलिन उसे वापस जाने देता है। इसके बाद डेविलिन लोब के पास जाता है और उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारे पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए अच्छा होगा तुम जल्द से जल्द मेरे अकाउंट पर पैसे भेज दो। लोब भी इसके लिए राजी हो जाता है, मगर इससे पहले वो कुछ समय मांगता है, जो डेविलिन उसे खुशी खुशी दे देता है। अगले दिन हम इजाबेल को देखते हैं, वो नीचे बेसमेंट में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ इलेक्ट्रिक सिस्टम को ठीक करने पहुंचती है। दूसरी तरफ जेल में मौजूद सभी कैदियों को अपने परिवार वालों से खत मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर वो सभी काफी खुश होते हैं। वहीं लोब फिर से जेल से भागने का प्लान करता है और अपने टैबलेट की मदद से एक खतरनाक वायरस को प्रोग्राम करने लगता है, ताकि जेल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके। इसी दौरान डिएगो लोब से मिलने के लिए पहुंचता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो जेल से भागने वाला है तो उसे भी अपने साथ ले चले, जिस पर लोब मान जाता है। इसी पल इजाबेल को अपने साथ हुए धोखे के बारे में पता चलता है। दरअसल डेविलिन ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसके रिटायरमेंट के बाद इजाबेल ही अगली सुपरिटेंडेंट होगी, लेकिन यहाँ पर जैक्सन को उसका सीनियर बना दिया जाता है, जिससे इजाबेल को काफी बुरा लगता है। वो गुस्से में डेविलिन को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन डेविलिन उसे चुप करा देता है। इसके बाद डेविलिन वापस लोब के पास जाता है और उसे अपना टैबलेट देकर कहता है कि जल्दी से मेरे इस अकाउंट नंबर पर अपने सारे पैसे ट्रांसफर कर दो। लोब उसका टैबलेट लेकर उसमें कुछ करने लगता है। वहीं डेविलिन ये सोचकर खुशी से पागल हो
रहा था कि अब उसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे होंगे और रिटायरमेंट के बाद ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। लेकिन हकीकत में लोभ पैसे की जगह उसके टैबलेट में अपना बनाया हुआ वो वायरस डाल देता है, जिससे जेल के सभी सिक्योरिटी सिस्टम ठप पड़ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सभी कैदियों के कंट्रोल डिवाइस एक बार फिर से अनलॉक हो गए थे और जेल में भूचाल सा आ जाता है। वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ अब एक दूसरे पर भी अपनी ताकत आजमाने लगे थे। कोई किसी पर करंट से हमला कर रहा था तो कोई जहर फेंक रहा था। उन्हीं में से एक जिम भी था, जो देखते ही देखते अपने असली रूप में आ जाता है और पेबैक को मारने लगता है। जिम की ताकत के सामने पेबैक की एक भी नहीं चलती, क्योंकि उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं थी, इसलिए वो वहां से भागना ही सही समझता है। दूसरी तरफ इन सभी कैदियों के इमोशंस को संभालते संभालते बेचारे डिएगो की तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। लेकिन डॉक्टर एलिजाबेथ किसी तरह उसे संभालती है। इन सब के बीच इजाबेल डेविलिन को फोन करके बाहर के माहौल के बारे में जानकारी देती है, जो सुनकर डेविलिन दंग रह जाता है और तुरंत वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ता है। मगर लोब का दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि उसने अपने उस वायरस से दरवाजे को भी लॉक कर दिया था। मतलब साफ था ये सब कुछ लोब ने डेविलिन को सबक सिखाने के लिए किया था। हालत बेकाबू होने पर इजाबेल जैक्सन को नीचे बेसमेंट में जाकर जनरेटर को रिस्टार्ट करने का आइडिया देती है, क्योंकि ये सभी कंट्रोल सिस्टम जनरेटर से ही ऑपरेट होते हैं। ऐसे में जैक्सन तुरंत बेसमेंट के लिए निकल पड़ता है। इजाबेल उसे वॉकी टॉकी के जरिए हर कदम पर गाइड कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे जैक्सन थोड़ा और अंदर जाता है, बदकिस्मती से सिग्नल कमजोर होने लगता है, जिससे इजाबेल की आवाज साफ नहीं पहुंच रही थी। यानी कि अब जैक्सन को सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा। कुछ देर थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार जैक्सन को जनरेटर का सिस्टम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे ऑन करने जाता है, अचानक उसके सामने जिम आ जाता है और फिर उसे बहुत बुरी तरह मारता है। लेकिन तभी जैक्सन खुद को उससे आजाद कर एक भारी हथियार से बगल में मौजूद पाइपलाइन को तोड़ देता है, जिससे निकलने वाली जहरीली गैस से जिम की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेविलिन बड़ी बेसब्री से लोब के पास बैठकर पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहा था। यहाँ लोब उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसी भी पावर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, जो उसने सबसे छुपा के रखी है, और वो ये थी कि वो अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा से बदल सकता है। बस इतना कहते ही वो खुद की आत्मा को डेविलिन की बॉडी से बदल लेता है और सामने अपनी बॉडी में मौजूद डेविलिन को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। लोब का प्लान कुछ हद तक कामयाब हो चुका था। उसे बस किसी तरीके से इस नरक से निकलना था, फिर चाहे वो डेविलिन बनकर निकले या फिर डिएगो। उधर जैक्सन ने अब तक जनरेटर को ऑन कर दिया था। कुछ ही मिनटों बाद जेल के हालात काबू में आ जाते हैं। सभी कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनके सेल में भेज दिया जाता है। लोब भी डेविलिन के शरीर का इस्तेमाल कर सेल से बाहर आ जाता है। वो जाते जाते डेविलिन को टॉर्चर रूम में भेजने का ऑर्डर दे देता है, ताकि उसकी सच्चाई के बारे में किसी को ना पता चले। इसके साथ ही वो अपनी जगह इजाबेल को जेल का सुपरिंटेंडेंट बना देता है, जो सुनकर इजाबेल काफी खुश होती है। वो सुपरिंटेंडेंट के रूप में जेल में काफी नए रूल्स बनाती है, जिसमें से सबसे बेहतरीन था हर मुजरिम की पावर के हिसाब से उसको डिवाइड कर देना। इस कड़ी में उसने कई कैदियों को अलग सेल में डाल दिया था और डिएगो जैसे नेक दिल इंसान की सजा कम करके उसे रिहा करवा देती है। इसके अलावा वो लोब के साथ ही रियो को भी छुड़वा देता है, जिसे जेल के बाहर लेने के लिए कोई और नहीं, डेविलिन के रूप में लोब ही आया हुआ था। जिसके बाद तीनों एक गाड़ी में बैठते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए खुशी खुशी निकल पड़ते हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।